और 27 सालों में कई ज्यादा पेशेंट्स इससे ठीक हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ में मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, और कई सारे लोग एक्यूप्रेशर और अन्य पद्धतियां सीखे हैं और अपना खुद का और अपने घर के लोगों का इलाज कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें से प्रोफेशनली भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे, उनको ये थेरेपी के बारे में, ये साइंस के बारे में पता चले। और ऐसी कई सारी पद्धतियां हैं कि जो हम सेल्फ हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जो टाइटल यूज करता हूँ, बी योर ओन डॉक्टर। आप खुद ही अपने डॉक्टर बनिए। यानी कई सारी बीमारियां, कई सारी तकलीफ को आप अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं तो भी काफी ज्यादा फायदा आपको होता है। तो इसी प्रयास में ये अलग अलग वेबिनार में रखता हूँ। ये जो वेबिनार है, ये गर्दन दर्द और कमर दर्द से जुड़े हुए शिकायतों से संबंधित है, जिसमें हम ज्यादातर बात करेंगे ये तकलीफ से जो जुड़े हुए लोग हैं, सॉल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है, होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशन। यानी किस तरीके से हम सर्वांगी रूप से इसको ठीक कर सकते हैं, उसका एक आपका ये नॉलेज सेशन रहेगा, जिसमें आपको कई सारी चीजें क्लियर होगी। तकलीफ क्यों होती है, कैसे ठीक हो सकती है, इस बारे में उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड जानकारी आपको इसमें मिलेगी कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से आप इसको अ, सीख करके भी इसका अपना खुद का सॉल्यूशन ले सकते हैं भी। जैसे कई सारे लोगों ने बताया 15 साल से, 10 साल से तकलीफ है, इतने साल से तकलीफ हो रही है, तो उसका मतलब जो इलाज चल रहा है या तो वो बराबर नहीं है, या तो हम कुछ चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या क्या बातें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में 9 बजे भी एक वेबिनार है, जिसमें कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि हमारे दर्द के लिए काम में आती है। जैसे किसी को सर दर्द है, किसी को घुटने का दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होंगे जो कि 9 बजे के सेशन में होगा। लेकिन आज का सेशन प्योरली, अभी का जो सेशन है वो गर्दन और कमर से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए और उसके होलिस्टिक सॉल्यूशन के बारे में है, ठीक है। तो अभी अगला 1 घंटा आप एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो आप जो जानने के लिए आए हैं वो जानकारी आपको बराबर से मिलेगी। तो अगर आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं साथ साथ में, तो हो सके तो यहाँ पे फोकस कीजिए, ताकि आप अपना कीमती वक्त जो निकाल के आए हैं, तो वक्त आपका यूटिलाइज हो ठीक तरीके से, आपको उपयोग में आए, फायदे में रहे आप, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। आप लोग सब रेडी है सीखने के, जानने के लिए? अगर रेडी है तो आर लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। हाँ, तो बीच 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 में सवाल पूछते रहूंगा, आप थोड़ा रिप्लाई करते रहिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरी बात सुन रहे, समझ रहे हैं, और मुझे भी एनर्जी मिलती रहे। क्योंकि वीडियो सबके बंद है, पता नहीं चलता है कोई सच में सामने बैठा भी है या नहीं है। तो आप जब रिप्लाई करते हैं तब पता चलता है कि आप लोग अटेंटिव भी हैं और आपको मेरी बात समझ में भी आ रही है, राइट। ठीक है, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, क्लियर? स्पाइनल हेल्थ, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए। अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे कि
रीढ़ की हड्डी की शिकायत क्यों होती है, उसकी वजह क्या क्या है? क्योंकि जब तक वजह अगर आपको पता ना है, तब तक आपको उसका इलाज ठीक से नहीं हो सकता। कोई भी बीमारी हो, बीमारी की जड़ का पता चलना जरूरी है, वजह का पता चलना जरूरी है। अगर जड़ का इलाज किया जाए तो ही बीमारी पूरी तरीके से ठीक होती है। और जड़ का इलाज ठीक से नहीं होने की वजह से ही लोगों को इतने सालों तक तकलीफ भुगतनी पड़ती है। जैसे कई लोगों ने कहा कि 10 साल से है, 15 साल से है, तो उसका मतलब बीमारी की जड़ का इलाज ठीक से किया नहीं जा रहा है, या ठीक से जड़ मिली नहीं है। तो ये जनरल जो कॉजेस हैं, जो वजह हमें आमतौर पे दिखाई देती है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। एक तो उसमें आता है इम्प्रॉपर पोस्चर। इम्प्रॉपर पोस्चर का मतलब होता है हमारा बैठने का, उठने का तरीका, काम करने का तरीका। कई बार जैसे कई सारे लोगों को गर्दन दर्द का भी तकलीफ है, कमर दर्द का भी तकलीफ है। अभी गर्दन दर्द के लिए खास करके अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे कामकाज है जिसकी वजह से ही गर्दन दर्द होती है। तो वो प्रोफेशनल हैजार्ड जिसको हम कहते हैं, कि जैसे टेलरिंग वर्क है, टीचिंग वर्क है, नीचे झुक करके काम करना है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह जो होते हैं, तो वो एक ही पोजीशन में गर्दन कंधा फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ये उनको तकलीफ होती है, या तो नीचे झुक करके काम करना है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी वजह है मोबाइल ऑपरेशन। आजकल हम लोग ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल हम लोग देखते हैं तो ऐसा गर्दन झुका करके घंटों तक बैठे रहते हैं, अलग अलग चीजें देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, वो मैसेजेस करते हैं। तो ये सारी हम लोग गर्दन झुका करके करते हैं, तो गर्दन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है, जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कई बार लोग काम करते करते फोन पर बात भी कर रहे हैं। तो एक बाजू पे फोन पे बात कर रहे हैं और दूसरी बाजू पे वो खाना भी पका रहे हैं, या तो कंप्यूटर ऑपरेट करते जा रहे हैं। अभी काम हो रहा है तो इसकी वजह से हमें ध्यान में नहीं आता है, लेकिन हम 10-15 मिनट तक इसी तरीके से बात करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो हमें लगता है ठीक है ना, हमारे कामकाज में तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना, तो फोन तो बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कई सारे लोग टू व्हीलर भी इस तरीके से चलाते हैं, फोन पर बात करते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अभी ये रिस्की तो है ही, लेकिन साथ साथ में आप जब एक एक पोजीशन में गर्दन को रखते हैं, तो गर्दन की रीढ़ की हड्डी जो है वो ओवर द पीरियड टिल्ट हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है एक तरफ, और जिसकी वजह से फिर नसों में तनाव आना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से शिकायत शुरू होती है। कई बार हम लोग दो पिलो लेकर के सोते हैं, तो दो तकिया लेकर के सोते हैं, या तो सोफे के हैंडल पे सर रखा है और टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी हमारा गर्दन का पोस्चर ठीक से नहीं हो रहा है। कई बार काम करते करते हम इतना आगे झुक जाते हैं, तो हमारा स्पाइन बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से कमर का दर्द भी हो सकता है, गर्दन का दर्द भी हो सकता है। कई बार हम लोग रिलैक्स मोड में बैठे हैं, तो हम लोग ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होकर के बैठते हैं, चलो ये अच्छा लगता है पोस्ट, तो हमें ये इस पोजीशन में हम लोग जैसे टीवी देख रहे हैं, तो सोफे के ऊपर पीछे एक दो तकिया रख दिया है और ऐसा टेढ़ा होकर के बैठे हैं। तो ये जो है वो आपका स्पाइन जो है वो टिल्ट होने लगता है। एक दिन में तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन ओवर द पीरियड आपके मसल्स जो है वो स्पाजम में चले जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से एक साइड का मसल्स आपको खींचता है वो रीढ़ की हड्डी को, जिसकी वजह से फिर उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, उसका जो एक प्रॉपर पोजिशनिंग होना चाहिए वो नहीं रहता है, और उसके बाद में दर्द शुरू होता है। हम दर्द के लिए गोली खाते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन पोस्चर करेक्शन नहीं करते हैं, यानी अगर हमारा बैठने उठने का तरीका यही रहेगा, तो ये तकलीफ हमें बार बार होती रहती है। कितने लोग ये बातों को आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने कामकाज के साथ में? जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे हैं, खड़े खड़े कहीं तक घंटों तक काम कर रहे हैं, तो फिर एक पैर के ऊपर वजन ज्यादा दे करके खड़े रहते हैं, या कई बार बैठे हैं तो बैठे बैठे भी हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, तो एकदम से झुके हुए हैं, ऐसा जो स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से बैठे नहीं है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना है, तो आप कितनी देर तक ऐसा कंटिन्यू ये पोजीशन में बैठ सकते हैं? फिर धीरे 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 आप ऐसे हो जाते हैं। और अगर आप 6-8 घंटे 10 घंटे अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, और उसमें से अगर कई घंटे अगर आप इस तरीके से आपका स्पाइन जो स्ट्रेट होना चाहिए वो झुका हुआ होता है, तो स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ गया, तो उसका इम्पेक्ट आपको बाद में दिखाई देने लगता है, और बाद में आपकी तकलीफ शुरू होती है। आप में से कितने लोग ये मेरी बात को कोरिलेट कर सकते हैं कि यस, या तो हमने ऐसा देखा है, या तो हमें ये जात की तकलीफ है, या हम इस तरीके से बैठते उठते हैं। यस, यानी आप अपने आप को चेक करिएगा, अपने को आपको पता चलेगा कि
ये कई सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। स्क्रीन पे कोई कुछ मत लिखिएगा प्लीज। फॉरवर्ड बेंडिंग, हमारे साथ ज्यादातर जो काम है ना वो आगे झुकने के हैं और वजन उठाने के हैं। हम जो भी काम करते हैं, आप कोई भी काम ले लो, मेजर काम जो है हमारे, फिर वो ऑफिस के हो या घर के हो, हम लोग जैसे किचन में काम कर रहे हैं तो भी उसमें ज्यादातर काम हमारे आगे झुकने के होते हैं। कोई चीज लेनी है, रखनी है, इस तरीके से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बार बार उठ बैठ करना पड़ता है। अगर कोई सेल्समैन है, जॉब करता है, शॉपकीपर है, तो उसको बार बार काउंटर से चीजें निकालना, कस्टमर को दिखाना, वापस काउंटर पे रखना, तो उसके लिए उसको बार बार झुकना पड़ता है। हम लोग भी घर में जितना एक्टिविटी करते हैं उसमें कई सारी चीजें आगे झुकने की होती है। गर्दन की जितनी भी एक्टिविटी है वो आगे झुकाने वाली ही होती है। हम लोग गर्दन आगे झुका करके ज्यादातर काम करते हैं, हम लोग पीछे झुका के कोई काम नहीं करते। तो हमारी गर्दन की बैकवर्ड बेंडिंग मूवमेंट कम होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग ही सबसे ज्यादा होती है। उसी प्रकार से कमर की, कपड़े धोने हो, बर्तन मांजने हो, घर में साफ सफाई करना हो, ऑफिस वर्क हो, तो ऑफिस वर्क में तो मोस्टली हमारा स्ट्रेट बेंडिंग होता है। लेकिन जो भी जॉब वर्क करते हैं, खास करके सेल्समैन वगैरह हो या यह शॉपकीपर हो, तो उन लोगों को आगे झुकना और वजन उठाना, ये दो चीजें तो गर्दन, कमर की और गर्दन की, ये दोनों तकलीफ वेट लिफ्टिंग से बढ़ती है। जो लोग ज्यादा वजन उठाते हैं या वजन उठाते वक्त का तरीका गलत हो, ज्यादा वजन उठाना ये जरूरी नहीं है, वजन आपने कम भी उठाया हो लेकिन उठाने का तरीका गलत हो तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसके लिए कई बार आप देखते हैं कि हम लोग नीचे से थाली लेने को जाते हैं और अचानक से कमर में चमक आ जाती है, एकदम से मसल स्पाज्म हो जाता है। कई बार आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई रिक्शा में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, या आप टू व्हीलर पे बैठे हैं और खड्डा आता है, स्पीड ब्रेकर आता है, आप उछलते हैं और आपकी कमर पकड़ में आ जाती है। तो ये सारे जर्क लगने की वजह से या फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से या वेट लिफ्टिंग की वजह से ये तकलीफ हमें ज्यादा होती है, जो कि उसके कई सारी महत्वपूर्ण वजहों में से एक है ट्रोमा, इंजरी। कई बार हमें चोट लगती है, गिर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि ये दर्द जो हो रहा है वो कभी तो भी हम पहले जो गिरे थे उसकी वजह से हो रहा है। अ, कई बार घर में भी जैसे काम करते करते फिसल जाते हैं, चोट लग जाती है। कई बार सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त में एक आधा पैर हमारा स्लिप हो जाता है और उसकी वजह से चोट लगती है। कई बार कभी खेलते कूदते हम लोग गिर जाते हैं, डांस करते हुए, गरबा खेलते हुए या ऐसी कोई एक्टिविटी करते हुए। कई बार रास्ते पे चलते चलते ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, तभी चोट लगती है। लेकिन वो चोट तभी मामूली होती है तो हमें ध्यान में नहीं आता है, हम भूल जाते हैं कि ये मुझे कभी बचपन में ऐसा मार लगा था या खेलते कूदते, या तो 2-4 महीने 6 महीने पहले या 10 साल पहले तकलीफ हुई थी, वे भूल जाते हैं हम। लेकिन वो अंदर ही अंदर मसल्स जो है वो स्पाज्म में चले जाते हैं, धीरे 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 उसका पेन बाद में शुरू होता है। तो कई बार मार लगने के 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद में उसका एहसास होता है। तो तब तक हम वो भूल भी चुके हैं कि हमें 6 महीने पहले ऐसा गिर गए थे, टू व्हीलर से गिर गए थे या अ, घर में पैर स्लिप होकर के गिर गए थे। तो इंजरी ये काफी महत्वपूर्ण वजह है। कई बार ये हमें याद नहीं रहता लेकिन उसकी वजह से तकलीफ होती है। ये हम क्यों देख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि किस वजह से हमें तकलीफ हो रही है। ये अगर हमें पता चले तो हम हमारा इलाज अच्छे से कर सकते हैं। प्रोफेशन की वजह से या प्रोफेशनल हैजार्ड जिसको कहते हैं, वर्किंग स्टाइल की वजह से होता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, टीचर्स, टेलर्स, इन लोगों को गर्दन झुका के काम करना पड़ता है, इन लोगों को गर्दन का दर्द होने लगता है, कमर का दर्द होने लगता है। सिलाई काम करते, एम्ब्रॉयडरी वर्क करते, कोई खाखरा बनाने का या इस तरीके का खाने पीने की चीजें बनाने का काम करते हैं, उन लोगों को। उसके अलावा जो डिजाइनिंग वर्क करते हैं, फिर वो ज्वेलरी डिजाइनिंग हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, या फिर सिविल वर्क होता है जिसमें हमें ड्राइंग करना पड़ता है, डिजाइनिंग करना पड़ता है और आगे झुक करके एकदम छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हमें उसमें मेंशन करनी होती है। तो वो चीज घंटों तक, क्योंकि आप तभी उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं और 4-6 घंटे आपके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो वो बारीकी वाला काम होता है, थोड़ी भी गलती हो गई तो पूरा मेहनत चला जाता है। इसकी वजह से हम पूरा फोकस करके काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम का नतीजा ये होता है कि बाद में हमें तकलीफ देने शुरू हो जाती है। मेरे यहाँ कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं
वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो अप्रैल महीने में आते हैं या तो फिर अक्टूबर में आते हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो पता चलता है ओके हाफ ईयरली क्लोजिंग हुआ है या तो मार्च एंडिंग खत्म हुआ है। यानी ये एक फिक्स शेड्यूल है, क्योंकि ओवर वर्क होता है, कंटिन्यू घंटों तक बैठना पड़ता है, कई सारी चीजें कई सारी एक्टिविटीज करनी होती है, डेडलाइन होती है, वो टाइम के लिमिट में हमें करना होता है। जैसे हमें भी ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट करना हो, कोई ऐसा काम करना हो, हमें टारगेट है, एग्जाम आ रही है या तो कोई एक पर्टिकुलर मीटिंग है, तो उसके पहले हमें वो कंप्लीट करना होता है, तो उसका स्ट्रेस भी होता है और वो तभी हार्ड वर्क भी होता है। उसका इम्पेक्ट हमें बाद में दिखाई देता है। स्ट्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है, तनाव की वजह से मसल्स तनाव में रहते हैं। जैसे हमारा दिमाग तनाव में होता है, मसल्स भी तनाव में होते हैं, मसल स्पाज्म हो जाता है, स्टिफ, मसल स्टिफनेस, जकड़न होती है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, खास करके जब भी कोई डेडलाइन हो या ऐसा कोई वर्किंग प्रोफेशन हो। एग्जाम के वक्त में स्टूडेंट्स को जैसे एग्जाम आ रही है, तो वैसे वक्त में वो लोग कई घंटों तक बैठते हैं, काम करने का पढ़ने का तरीका गलत होता है, बाद में कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्दन में दर्द होना। और ये मसल्स अगर आप वहां देखेंगे तो आपको लगता है वो सूजन है, वास्तव में सूजन नहीं है, मसल स्टिफ हो गए, एकदम कड़क हो जाते हैं, हार्डनेस हो जाता है मसल्स में, स्टिफनेस हो जाता है, स्पाजम होता है। और कई बार इतनी तकलीफ होती है कि हमें अगर पीछे देखना है तो हम इतना आसानी से नहीं देख सकते, हमें पूरी गर्दन घुमा करके देखना पड़ता है। कमर में भी अगर समझो कि तकलीफ है तो हमें कमर घुमाने के लिए भी तकलीफ होती है, पूरा शरीर को घुमाना पड़ता है। तो ये हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से भी हो सकता है, वेट लिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा ये जो तकलीफ होती है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। यानी हमारे खाने पीने में हम लोग जो पर्याप्त विटामिन कैल्शियम वगैरह लेने चाहिए, यानी खाने के जरिए ही वो लेना चाहिए, उसकी टेबलेट्स लेकर के वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कई सारे लोगों के नखरे होते हैं, हरी भाजी अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, या तो वो खाने को उनके पास में टाइम नहीं है या उनका सिस्टम ठीक से नहीं है। कई बार खास करके फीमेल्स में देखा गया है कि डिलीवरी के बाद में जो एक तो प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, नॉर्मली अपने यहाँ पे सिस्टम है 40 दिन तक आराम करना होता है, तो वो बॉडी का रिकवरी पीरियड है। जो आपने 9 महीने में एनर्जी आपने गंवाई है, वो एनर्जी को रिगेन करने के लिए वो पीरियड होता है, ताकि बॉडी रिपेयरिंग प्रोसेस करे। तो वो 40 दिन का जो पीरियड होता है, नॉर्मली 1.5 महीना जो होता है, तो उसमें एक तो आराम जरूरी होता है, साथ में मसाज किया जाता है, ऑयल मसाज किया जाता है, क्योंकि उसमें काफी वात भरा हुआ होता है, तो वात को निकालने के लिए, गैस को निकालने के लिए ऑयलिंग सबसे बेस्ट तरीका है, और इसके लिए ऑयल मसाज रिकमेंड किया जाता है। लेकिन आजकल मॉडर्न साइंस में गायनेकोलॉजिस्ट ना बोलते हैं कि आपको मसाज नहीं करना है। वास्तव में मसाज करने से आपका बॉडी का शेपअप भी होता है, मसल्स को लुब्रिकेशन मिलता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेशन मिलता है, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हड्डी की ताकत मजबूत होती है, मसल्स की ताकत मजबूत होती है। उसके अलावा एक सिस्टम होता था अपने यहाँ पे, आज भी है, कि वो पीरियड में कुछ लड्डू वगैरह, कुछ ऐसे जड़ी बूटी से बड़ा बनी हुई चीजें फीमेल्स को दी जाती है। कुछ अगर लड्डू होते हैं, अलग अलग किस्म के अलसी के लड्डू होते हैं, जिसमें नाचनी वगैरह या बाजरे का राब वगैरह दिया जाता है, पेज दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें दी जाती है जो कि आपको आयरन और कैल्शियम भी बढ़ाता है, साथ में लैक्टेशन बढ़ाता है, ताकि फीडिंग अच्छा से कर सके। तो ये एक सिस्टम होती थी। प्लस गायनेकोलॉजिस्ट आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर सपोज कि वो पहले 3-4 महीने में अगर प्रॉपरली आयरन कैल्शियम विटामिन वगैरह ना गया हो, प्रॉपर रेस्ट ना मिला हो, प्रॉपर ऑयलिंग ना हुआ हो, तो उसका नतीजा 40 साल के बाद में महसूस होता है। यानी तभी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो यंग एज है, तो हमारे अंदर की शरीर में ताकत होती है, तो जिससे हम ये सारे एक्सर्शन या जो भी बॉडी को डैमेज हुआ है वो उसका हमें उतना पता नहीं चलता है। लेकिन 40-45 साल के बाद में जब भी मेनोपॉज आता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ हार्मोनल चेंजेस के बाद में नेचुरली कैल्शियम लेवल कम हो जाता है फीमेल्स में। इसके लिए आप देखोगे तो मेनोपोज के बाद में सभी लोगों को घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, एड़ी का दर्द, ये सारी शिकायतें शुरू होती हैं। तो ज्यादातर ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोगों ने प्रॉपरली डिलीवरी के बाद में ध्यान ना रखा हो। तो कि मेरी बात आप समझ रहे हैं, कितने बात ये बात को कोरिलेट कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं? अगर आप एग्री है तो ए लिखिए।
यस, क्योंकि पहले के जमाने में फीमेल्स को इतने सारे डिलीवरीज होती थी, लेकिन उसके बाद में भी वो लोग हंटे कट्टे थे, उन लोगों को खेत में काम करते थे, भारी काम करते थे। तो न्यूट्रिशन ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और इसके लिए बाद में डॉक्टर जो है वो कैल्शियम, विटामिन D3 ये सब दवाइयाँ देते हैं, लेकिन ये सब दवाइयाँ उतनी काम में नहीं आती जो कि हमें नेचुरल न्यूट्रिशन काम में आता है। तो न्यूट्रिशन हमारा ठीक से होना काफी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये तकलीफ ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी फिजिकल मूवमेंट कम है। आपने अगर गौर किया होगा तो लेबर वर्कर को ये कोई तकलीफ नहीं है। लेबर वर्कर वजन भी उठाते हैं, वो लोग आगे भी झुकते हैं, हेवी काम भी करते हैं, लेकिन उन लोगों को तकलीफ नहीं है। जबकि वो लोग खाते क्या है, चटनी भाकरी, मिर्ची के साथ में खाते हैं भाकरी, या लहसुन कांदा छाछ, यही सब चीजें से। उन लोग को तो महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं परवड़ते हैं, फ्रूट्स नहीं परवड़ते, हरी भाजी इतनी महंगी नहीं परवड़ती है। तो वो लोग तो चटनी के साथ में खाते हैं, लेकिन वो लोग हमसे हेल्दी है। अभी आप बताइए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना या घर का काम करना ये ज्यादा हैवी है या लेबर वर्क ज्यादा हैवी है? जो खेतों में काम करते हैं, जो रोड पे पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, या फिर जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, 50-100 किलो का गोनी उठा करके पूरा ट्रक लोड अनलोड करते हैं, भाजी की टोकरी लेकर के भाजी बेचने के लिए वो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं, ये ज्यादा काम हैवी कर रहे हैं या हम लोग किचन में अपना काम या ऑफिस में अपना हैवी काम कर रहे हैं? राइट। तो लेबर वर्क अगर हैवी है तो लेबर वर्कर को प्रॉब्लम होना चाहिए या ऑफिस में बैठने वालों को होना चाहिए? आइडियली किसको होना चाहिए, किचन में काम करने वालों को तकलीफ होनी चाहिए या भाजी बेचने वालों को तकलीफ होनी चाहिए? उनको होनी चाहिए, राइट। लेकिन हमें होती है। उसका मतलब क्या है कि हमारी एक्सरसाइज कम पड़ रही है। वो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, धूप में है, विटामिन D मिल रहा है, हड्डियां मजबूत है, पसीना निकलता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टाइम टाइम पर खाना खा लेते हैं, सादा खाना खाते हैं, इसके लिए वो लोग हेल्दी है। और हम लोग सब कुछ खाने पीने के बावजूद भी हम लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि या तो हमारा बैठने उठने का तरीका गलत है, काम करने का तरीका गलत है, या फिर हम लोगों को हमारे मसल्स की ताकत कम पड़ रही है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने में कोई ताकत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमें कमर दर्द हो रहा है। ये बता रहा है कि हमारे मसल्स वीक है, हमारे जॉइंट्स वीक है। तो हमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं। सहमत है आप मेरी बात से? ये हम क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बीमारी की वजह क्या है। अगर बीमारी की वजह अगर हमें पता चली तो ही हम उसका इलाज कर पाएंगे, और बीमारी की जड़ का इलाज किया तो ही बीमारी ठीक हो सकती है, राइट। कितने लोगों को गर्दन का दर्द है, नेक पेन? कई बार ऐसा होता है कि नेक पेन डायरेक्टली ना भी हो, लेकिन उससे जुड़ी हुई कई सारी शिकायतें हो सकती है। तो जिनको भी नेक का प्रॉब्लम है तो उनको या तो गर्दन में दर्द होगा या गर्दन अकड़ी हुई होगी, हाथ में दर्द हो सकता है, चेहरे पे दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। दर्द से ज्यादा इसमें भारीपन होता है, एक साइड हमें भारी भारी महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे वजन रख दिया हो। या तो दोनों साइड अगर कंपेयर करेंगे तो एबनॉर्मल फील होता है कि एक साइड में कुछ अनइजी फील होता है। शोल्डर पेन हो सकता है, हाथ पैर में झुंझुनाहट हो सकती है। कई सारे लोगों को गर्दन की वजह से वर्टिगो होता है, चक्कर आते हैं। कई लोगों को हाथों में ताकत कम है ऐसा एहसास होता है। आप में से कितने लोगों को इनमें से कोई सिम्टम या कई सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं? आप लोगों में से है किसी को गर्दन की दर्द, हाथ का दर्द, कंधे का दर्द? अभी आप लोगों ने जैसे कहा, तो अभी आप कोरिलेट कर पाएंगे कि तो गर्दन का दर्द है वो गर्दन में ही नहीं है, वो पूरे हाथ के ऊपर बहता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारी गर्दन है, तो ये गर्दन में से जो नसें निकलती है वो नसें हमारे कंधे से होकर के हमारे हाथों पर भी जाती है।
तो इसकी वजह से हमें कई बार हाथ में दर्द होता है, झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग नमनेस होता है, पेन होता है, या फिर उसकी वजह से हमें चक्कर आ सकते हैं। कभी कभी सर में भारीपन महसूस होता है, राइट। तो ये सारी शिकायत आपकी गर्दन की वजह से होती है। सर को पीछे नहीं झुका सकते क्योंकि गर्दन जकड़ी हुई है, तो वो पीछे भी नहीं जाता है। अगर हमें पीछे देखना भी हो तो हमें पूरा गर्दन को ऐसा घुमा करके देखना पड़ता है। और खास करके जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनका तो वो बाम्बू स्पाइन हो जाता है। यानी स्पाइन इतना कड़क और टाइट हो जाता है कि उन लोगों को बॉडी मूवमेंट फ्री नहीं होती है। वो पूरा बॉडी को उनको घुमाना पड़ता है, वो ऊपर भी देख नहीं सकते हैं। वो डिफरेंट कंडीशन होती है। बट अदरवाइज भी जिनको भी रेगुलरली गर्दन का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को गर्दन की मूवमेंट फ्री नहीं होती है, कमर की मूवमेंट फ्री नहीं होती है, अचानक से चमक आ जाती है, अचानक से दर्द हो जाता है। जिनको भी कमर का दर्द होता है, उनको या तो कमर में दर्द होता है या कमर में जकड़न हो सकती है, स्टिफनेस होती है। कमर दर्द की वजह से पैरों में दर्द होता है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, पैर में झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग नमनेस जिसको हम कहते हैं, सुन पैर सुन्न हो जाता है, महसूस नहीं होता है, वीकनेस होता है, पैरों में कमजोरी महसूस होती है। और जिनको भी ये तकलीफ होती है, खास करके स्लिप डिस्क में ये ज्यादा देखा गया है। स्लिप डिस्क में क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, गादी होती है, वो सरक जाती है, जिसकी वजह से वहां से निकलने वाली नस दबती है और उसकी वजह से दर्द होता है। कई बार इतना ज्यादा नस दब जाती है कि पैर एकदम से सुन्न हो गया, जैसे एक पैर में जान नहीं है ऐसा लगता है। पैरों में से चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता है। टॉयलेट का यूरिनेशन का कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन ये एडवांस कंडीशन है, ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है। ऑल ऑफ ए सडन कभी हो सकता है, हाँ, अचानक से चोट लगी, जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, ऐसा कोई लगा, मार लगा, या जोर से वजन उठा लिया, जैसे हेवी वेट लिफ्टर होते हैं, एकदम से 100 150 किलो 200 किलो का वजन उठाते हैं, उन लोगों को ये शिकायत होती है। एक मिनट। आप में से कितने लोगों को ऐसी कोई तकलीफ है गर्दन से, कमर से जुड़ी हुई, या दोनों भी? ओके। बहुत। हरीश जी को है। रेखा जी को है, और भी यानी कई सारे लोगों को है, राइट। अभी इन लोगों में से जो लोगों को कई सालों से तकलीफ है, अभी आप जो आपकी तकलीफ के लिए अभी तक आप लोगों ने कई सारे डॉक्टर को दिखाया होगा, कई सारी दवाइयां ली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर उसको ठीक करना है तो क्या करना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो उसके होलिस्टिक सॉल्यूशंस किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, वो पहले हम बात करते हैं। और दवाइयों का इसमें कितना लिमिटेशन है, ये भी हम बात करते हैं। क्योंकि अगर 15 साल से तकलीफ है, 10 साल से तकलीफ है, और आपने अलग अलग डॉक्टर्स या दवाइयाँ ली है 7 8 साल से, है, राइट। तो अभी 7 8 साल से भी तकलीफ हो रही है, इतने बड़े बड़े अस्पताल है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, हाई टेक इन्वेस्टिगेशन है, उसके बावजूद भी इतने सालों से हमें तकलीफ भुगतनी पड़ती है। उसका सीधा मतलब ये होता है कि ये बीमारी का इलाज मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। वहां पे केवल ऑपरेशन बताया जाता है, दर्द की दवाइयां दी जाती है, लेकिन उससे दर्द दबता है, ठीक नहीं होता है। हमें जब भी कोई तकलीफ होती है तो हमें दर्द का एहसास होता है जब भी। तो वो क्या होता है बेसिकली, अब ध्यान से देखिएगा, हमें जब भी दर्द होता है,
जैसे कमर का दर्द हुआ, आप लोगों ने समझो कि अचानक से कोई चीज उठा ली या तो गिर गए, कमर में दर्द हुआ, या गर्दन में दर्द हुआ, जैसे रात को दो तकिया लेकर के या सर के नीचे हाथ रख करके सोए, सुबह में उठे एकदम से गर्दन अकड़ गई, दर्द हो रहा है। तो होता क्या है, दर्द का सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाता है, कमर से ब्रेन तक दर्द का सिग्नल जाता है, जहां पे दर्द है वहां से सिग्नल ब्रेन तक जाता है। जैसे ही ब्रेन तक सिग्नल जाता है तो ब्रेन वहां पे कुछ रेस्क्यू टीम को भेज देता है, अपनी कुछ इमरजेंसी सर्विसेज को वहां पे एक्टिवेट कर देता है, जिसमें इंडोर्फिन नाम का द्रव्य होता है जो कि नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में खुद ब खुद ठीक होने की कुछ प्रक्रियाएं होती है। लेकिन हम जब दवाई ले लेते हैं, कोई भी पेन किलर खाते हैं, तो पेन किलर क्या करता है, ये सिग्नल को अटका देता है, जो भी आपका दर्द का सिग्नल दिमाग तक जा रहा था, वो पेन किलर वो चीज को अटका देता है, वो सिग्नल को अटका देता है। तो ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि मुझे दर्द हो रहा है। अभी ब्रेन को पता नहीं चलेगा, अगर समझो आपको महसूस नहीं होता है कि आपको दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको कमर दर्द हो रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है, आपने गोली खा ली, तो अभी आप जंप करेंगे, वजन उठाएंगे, आगे झुकेंगे, जो नहीं करना है वो सारी एक्टिविटी करेंगे। गर्दन के लिए जहाँ पे ज्यादा मोड़ना नहीं है या आगे झुकाना नहीं है, वो भी एक्टिविटी हम करेंगे, क्योंकि हमें दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। तो हम बेफिक्र हो जाते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हम हमारा रूटीन एक्टिविटी करते हैं। अंदर ही अंदर वो तकलीफ बढ़ते जाती है, और जैसे ही वो दवाई का प्रभाव कम होता है, हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। एक्चुअल में तकलीफ कहीं गई नहीं थी, केवल हमें दवाई की वजह से महसूस नहीं हो रही थी। जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें एनेस्थेसिया देते हैं, एक इंजेक्शन मारते हैं अंदर से, तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है, दर्द तो है वहीं पे, सड़ा हुआ दांत भी वहीं पे है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनेस्थेसिया मारा हुआ है, इंजेक्शन मारा हुआ है। बस यही चीज पेन किलर से होती है। लेकिन पेन किलर से आप बेफिक्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा होता है। अगर समझो आपको कमर की रीढ़ की हड्डी में नस दब गई है या खिसक गई है, आपने पेन किलर खा ली, आपको अच्छा लगा, 2-4 दिन में आप भूल भी गए कि आपको कमर दर्द था। अभी होता क्या है, हम भूल गए, हमें तकलीफ नहीं है, ऐसा ही लगता है हमें। फिर घर में किसी फंक्शन में, कहीं समझो किसी का शादी ब्याह है, हम नाच गान में लग गए, जंप किया, डांस किया। जेंट्स है, कई बार समझो कि संडे को क्रिकेट खेलने को चले जाते हैं, तो कमर दर्द नहीं हो रहा है, तो हम तो खेल रहे हैं, आगे झुक करके बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, नीचे उठा करके बॉल पकड़ रहे हैं, क्योंकि कमर का दर्द महसूस नहीं हो रहा है गोली का प्रभाव की वजह से। कभी हम लोगों ने बकेट उठा लिया, कभी घर में कोई वजनदार चीजें उठा दी, कई बार साफ सफाई करते वक्त में सोफा खिसका दिया, कोई पलंग हटा दिया। तो ये काम भी हम करते हैं, क्योंकि हमें दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, तो हमें पता नहीं है कि हमें अंदर कितना डैमेज हुआ है, तो हमें गोली के प्रभाव में हम ये सारी चीजें करते हैं। हम हमारा रूटीन काम करते हैं, जैसे फीमेल्स को आराम तो मिलता नहीं है, तो अभी उनको जरा भी थोड़ा कमर दर्द है तो बेड रेस्ट उसके लिए सबसे अच्छा इलाज है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, वो गोली खा करके अपने रूटीन काम पे लग जाते हैं। फिर पानी का बकेट भर करके वॉशिंग मशीन में डालना, घर का साफ सफाई करना, आगे झुकना, ये सारी चीजें होती है। जेंट्स भी जो है वो अपना टू व्हीलर पे चले जाते हैं, गाड़ी में जर्क लगता है, कंटिन्यूस वर्क करते हैं, कभी लेबर वर्क होता है तो वो भी कर लेते हैं, कभी असिस्टेंट नहीं आया या तो घर में वर्किंग जो ये है असिस्टेंट हमारे शॉप में या दुकान में, वो नहीं आया तो उसके बदले में कोई वजनदार चीज उठानी है, तो उसको हेल्प करने के लिए हम लोग हेल्पर का भी सपोर्ट कर देते हैं। कमर में तकलीफ बढ़ जाती है, गर्दन में तकलीफ बढ़ जाती है, ये सारी वजह से। यानी आप मेरी बात को अगर समझ सके, तो पेन किलर हमें फायदा नहीं देता है, पेन किलर हमारे अंदर नुकसान बढ़ा देता है। जैसे घुटने का दर्द होता है, उसको भी तो डॉक्टर ने बोला ऑयलिंग कम हो गया है, दो हड्डी घिस रही है, जैसे वो पेन किलर खाता है तो वो भूल जाता है कि उसको घुटने का दर्द है, वो सीढ़ी चढ़ उतर करता है, वो पार्टी डाल करके बैठता है, वो जंप करता है, डांस करता है, जुम्बा करता है, उसको एहसास ही नहीं है कि उसको घुटने में अंदर डैमेज होते जा रहा है। और बाद में फिर इतनी हड्डी घिस जाती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो वास्तव में पेन किलर हमें ठीक नहीं करते हैं, पेन किलर की वजह से ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। कितने बार, कितने लोग मेरी ये बात को समझ सकते हैं या सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो ए लिखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो अगर आपको लॉजिकल लगता है और आप मेरी बात से सहमत है तो ए लिखिए। राइट? नहीं तो आप सोचो, एक मैं आपको अभी जो बात बोल रहा हूँ ना, वो आप ध्यान से सुनिएगा। हमें जब भी कोई दर्द होता है, कोई भी तकलीफ होती है,
तो सबसे पहले हम क्या करते, चलो पहली बार हम सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि वो फिर वहां पे लेंदी प्रोसीजर करना पड़ेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा। चलो पहले हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं, केमिस्ट के पास में। उसको बोलते हैं मुझे कमर का दर्द हो रहा है, जरा एक गोली दे देना। वो गोली देते, बोलते हैं ये 2-4 दिन ले लेना, ज्यादा मत लेना। हम वो फॉलो करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 गोली ले लेते हैं, 2-4-5 दिन 10 दिन के लिए। थोड़ा दिन आराम लगता है, वापस तकलीफ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी एक दो दवाई से काम नहीं हो रहा, अभी हमें फैमिली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर हम फैमिली डॉक्टर के पास में जाते हैं, या हमारे नजदीक के जो भी लोकल डॉक्टर होते हैं उसके पास में चले जाते हैं। वो हमें 5-10 दिन की दवाई देते हैं, हमें ठीक लगता है। उसके बाद में भी ठीक नहीं होते तो बोलते हैं कि आपका एक्सरे निकालना पड़ेगा। हम एक्सरे निकलवाते हैं। एक्सरे निकलवाते हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपको लगता है हड्डी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर हम हड्डी के डॉक्टर के पास में जाते हैं। हड्डी के डॉक्टर भी पहले हमें एक्सरे वगैरह देख करके कुछ और भी अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, कैल्शियम की, विटामिन की। ज्यादातर उसमें दवाई क्या होती है, पेन किलर होती है, एक कैल्शियम की गोली होती है, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली होती है, एसिडिटी की गोली होती है, क्योंकि ये सब गोलियों से एसिडिटी बढ़ने वाली है, इसके लिए एसिडिटी की गोली होती है। और एक रिलैक्सेशन की गोली देते हैं, अगर पेशेंट ज्यादा पैनिक है या एंग्शियस है तो। ये इलाज होता है। उसमें भी ठीक नहीं हुआ, फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको एमआरआई निकालना पड़ेगा। हम एमआरआई निकालते हैं। फिर एमआरआई में बोलते हैं डॉक्टर कि आपकी नस दब गई है, गादी खिसक गई है, आपको या तो बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, या ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। उससे फायदा नहीं हुआ तो वहां पे लोकली स्टीरॉइड्स के या पेन किलर के इंजेक्शन देने होंगे। उससे फायदा नहीं हुआ तो सर्जरी। यही होता है। अभी जो लोगों को 8-10-15 साल से तकलीफ है, मेरी ये बात आप कितने लोग उसमें से सहमत है? आप इतने सालों में कई सारे डॉक्टर के पास जा चुके होंगे। यही प्रोसीजर होता है या कुछ अलग होता है? फिर एक डॉक्टर से हम दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर, हर एक डॉक्टर अपना ट्रायल एंड एरर करके दवाइयां देते हैं। अब दर्द कम करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली सर्जरी करने को बोलते हैं। ये है। मेरी बात आपको लॉजिकल लगती है, या आपको एक्सपीरियंस वाली लगती है? आपको लगता है कि ऐसा होता है हमारे साथ में, या हमने ऐसा अनुभव किया है? एग्री है आप? अब आप मुझे बताइए, हम लोग डे 1 से मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं। हमने मेडिकल स्टोर से लिया, वो भी एलोपैथी दवाई था। फैमिली डॉक्टर ने भी एलोपैथी दवाई दिया। ऑर्थोपेडिक ने भी वही दिया। उससे भी बड़े स्पेशलिस्ट ने भी वही दवाई दिया। अभी डे 1 से अगर हम एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, तो ऑपरेशन की नौबत क्यों आई? एक, डे 1 से दवाई दे ले रहे हैं, तो 10-10 15 साल तक बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही है? हम लोग कहते हैं ना एलोपैथी फास्ट है, मॉडर्न मेडिसिन है, जल्दी रिजल्ट देता है। तो 10-10 15 साल क्यों लगते हैं बीमारी को ठीक होने के? और इसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हुई है। अभी भी आपको दर्द है, कमर दर्द होता है, गर्दन दर्द, 7-8-10 साल 15 साल से, बराबर है। उसका मतलब आपका इलाज नहीं हुआ है, केवल आपकी बीमारी को दबाया गया है। दवाई के प्रभाव से आपको अच्छा लगता है, जितने दिन उसका पावर हो, वापस शिकायत शुरू होती है। सहमत है मेरी इस बात से? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में बीमारी की जड़ को इलाज नहीं किया जाता है, बीमारी के सिम्टम्स को, उसके लक्षणों को इलाज दिया जाता है। आपको दर्द हो रहा है, दर्द की गोली दे दी। आपको एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी की दवाई दे दी। आपको पेट नहीं साफ हो रहा है, तो पेट साफ के लिए दवाई दे दी। लेकिन आपको तकलीफ क्यों हो रही है, उसकी जड़ को इलाज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपको 8-10-15 साल से भी तकलीफ भुगतनी पड़ रही है। जब तक बीमारी को जड़ से इलाज नहीं किया जाता है, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। मेरी बात से सहमत है आप लोग? वरना इतने साल क्यों लगते कोई भी बीमारी को ठीक होने के लिए? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में, अभी अगर समझो, बाथरूम में नल चालू रह गया है, रूम में पानी भर गया है, बराबर। अभी रूम में से पानी निकालना है, क्योंकि रूम को सूखा रखना है। लेकिन कितनी देर रूम सूखा रहेगा? बाथरूम में नल तो चालू है, तो वापस 2 घंटे के बाद में पानी भर जाएगा। तो अगर आपको रूम को सूखा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बाथरूम का नल बंद करना पड़ेगा, बराबर है। तो जब तक आप बंद नहीं करेंगे, तब तक आपका रूम सूखने वाला नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है, केवल रूम में से पानी निकाला जाता है, नल चालू रह गया, वापस से 2 घंटे के बाद पानी भर गया, यानी दवाई का प्रभाव कम हो गया, वापस से दर्द शुरू हो गया। वापस गोली खा ली, रूम को सुखा दिया, नल तो चालू ही है। फिर जैसे ही दवाई का प्रभाव कम हो गया, वापस से तकलीफ शुरू हो गई। मेरी बात से आप सहमत है? लॉजिकल लगती है आपको ये बात कि यस, ये बिल्कुल सही बात लग रही है, राइट?
और इसके लिए हमें इतना एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मॉडर्न मेडिसिन में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं। वो टाइम बिंग रिलीफ के लिए ठीक है, अभी आपको दर्द हो रहा है, कुछ दिनों के लिए आराम लेने के लिए, अभी आपका काम अटके नहीं, कोई फंक्शन है, कोई एक्टिविटी करनी है, कोई ट्रैवलिंग करना है, तब तक के लिए वो ठीक है, आपने 5-10 दिन का सपोर्ट ले लिया। लॉन्ग टर्म उसमें सॉल्यूशन नहीं है, ये बात अपने दिमाग में आप बराबर से रखिए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता था तो आपकी तकलीफों को 8-10 साल 15 साल नहीं लगते थे ठीक होने के लिए। जबकि आप तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बड़े डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो उसका होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, कैसे हो सकता है, हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें पोस्चर करेक्शन होना जरूरी है, हमारा बैठने उठने का सही तरीका हमें पता होना जरूरी है। तो ये आप मुझे बताइए, आपने जितने भी डॉक्टर्स अभी तक देखे हैं, जितने भी हॉस्पिटल में आप गए हैं, इसमें से कई सारे लोग हैं, जैसे अभी करीबन 27-28 लोग हैं, जिसमें से आधे लोगों को समझो तकलीफ है, और कई सारे लोगों को 7-8-10-15 साल से तकलीफ है। आपने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया होगा, हर एक डॉक्टर का 300 से 500 रुपया कंसल्टेशन फीस लिया होगा। उसके बाद में कुछ बेसिक ब्लड चेकिंग वगैरह किया होगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ा है कि नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं, आपका HLA-B27 एंकाइलोजिंग है कि नहीं, ये सारे टेस्टिंग हुए होंगे। एक्सरे निकाला होगा, कई सारे लोगों ने MRI निकलवाया होगा, खास करके कमर के लिए, ज्यादा गर्दन में सीवियरिटी हो तो गर्दन के लिए भी MRI निकालते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम है, आप अगर साल भर के बाद में जाते हैं वो कंप्लेंट लेकर के, तो वो वापस से यही प्रोसीजर होता है, बार बार एक्सरे निकालना, बार बार ब्लड चेकिंग करना, हर बार डॉक्टर के अलग अलग कंसल्टेशन फीस, हर बार अलग के फॉलोअप चार्जेस, हर बार दवाइयों के खर्चे, हर बार दवाइयां लेने के अलग अलग ट्रायल एंड एरर करते रहने का हजारों रुपए लग जाते हैं। ये प्रोसीजर को आपने अभी तक अगर आपने हिसाब किताब किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सारा खर्चा कर दिया है, राइट। लेकिन आप मुझे बताएं, जो डॉक्टर 500 या 1000 रुपया लेते हैं, आपको कितना टाइम देते हैं आपकी बीमारी को समझने में और आपको समझाने में, ये आपकी तकलीफ है और ये चीजें आपको करनी चाहिए, ये आपको बताने के लिए डॉक्टर कौन से कितने डॉक्टरों ने आपको 15-20 मिनट या आधा घंटे का टाइम दिया है। हार्डली कितना टाइम देते हैं आपको, 5-10 मिनट, 15 मिनट। कई बार क्या होता है कि जब 1000-1500 रुपया चार्जेस है तो फिर वो एकदम से चुभने नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ी देर और बिठाया जाता है। AC है, अच्छा सा प्रीमाइसेस है, रिसेप्शनिस्ट है, थोड़ी 2-4 बातें पहले असिस्टेंट चेक करता है, उसमें कुछ टाइम लगाते हैं, बाद में बड़े डॉक्टर चेक करते हैं, यानी। लेकिन बड़े डॉक्टर आपको कितना 1000-1500 लेने के बावजूद भी आपको कोई भी बीमारी के बारे में कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, समझ सकते हैं आप मेरी बात को। जबकि आपका सॉल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, जिसमें आपका एक तो पोस्चर करेक्शन होना चाहिए, आपका बैठने उठने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, आपको कौन सी योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके अलावा आपका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, क्या चीजें अगर आप खाते हैं, क्या चीजें अवॉइड करनी है, मानसिक तनाव कम होना चाहिए। तो ये सारी बातें की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ होलिस्टिक एक्यूप्रेशर वगैरह भी होता है, तो ये सारे उसके सॉल्यूशंस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। यानी हम इतनी सारे इलाज करवाते हैं, इतनी सारी दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि बीमारी की जड़ को इलाज नहीं मिल रहा है। तो इसके बीमारी की जड़ को अगर इलाज करना है तो आपको होलिस्टिक अप्रोच उसको अपनाना पड़ेगा। वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, खुद इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक बात मेरी समझ लीजिए, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी थेरेपिस्ट हो, ये आपको 50% से ज्यादा फायदा नहीं दे सकता। कोई भी ट्रीटमेंट हो, फिर आप भले सर्जरी कराओ या कोई भी बड़ा इलाज कराओ, 50% रोल आपका खुद का होता है। आपका बैठने उठने का तरीका कैसा है,
आपका खान पान क्या है, रहन सहन कैसा है, आप कितने एक्टिविटीज करते हैं, योगा एक्सरसाइज वगैरह क्या कर रहे हैं, आप मानसिक तनाव आपका कितना ज्यादा कम है, ये सारी बातें निर्भर होती है। और इसके लिए कोई भी बीमारी 100% ठीक नहीं होती है केवल डॉक्टर या इलाज के द्वारा, क्योंकि 50% रोल हमारा खुद का होता है। अभी इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को डॉक्टर ने बताया कि आपकी गर्दन की या कमर की नस दब गई है, या खिसक गया है, गादी खिसक गई है, स्लिप डिस्क जिसको हम कहते हैं, या गादी दब गई है, नर्व कंप्रेशन है। कोई है जिनको ये चीजें बताई गई है कि आपकी नस दब गई है? जैसे हमें घुटनों के लिए कहा जाता है कि आपकी घुटनों की हड्डी कमजोर हो गई है, ऑयलिंग कम हो गया है, राइट? रेखा जी को बताया गया है, और किसी को बताया गया है ऐसा? ओके, आपको बताया गया वन प्लस। आपका नाम क्या है वन प्लस जी? रीटा सिंह जो को, ओके। यानी कई सारे लोगों को ये बताया गया है, बराबर है, कि आपकी नस दब गई। जैसे घुटने में दर्द होता है तो डॉक्टर कहते हैं ना कि आपके घुटने की हड्डी के बीच में तेल कम हो गया, हड्डी घिस गई है, बराबर है। अभी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। कहाँ पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी हड्डी बढ़ रही है, या तो गादी दब रही है, या नस दब रही है, या गादी खिसक गई है, ये एक नॉर्मली एक्सप्लेन किया जाता है। या जैसे घुटने की तकलीफ हो तो बताया जाता है कि लुब्रिकेशन कम हो गया, ऑयलिंग कम हो गया है, हड्डी घिस गई है, बराबर। अभी रेखा जी, जैसे आपको 7-8 साल से तकलीफ है, बाकी के लोगों को भी, जिन लोगों को कई महीनों से या सालों से तकलीफ है, जिसके लिए ये आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको नस दब रही है या तो आपको तकलीफ है, राइट? अब आप बताइए, नस दबी हुई है। अभी नस दबी हुई है तो आपको दर्द 24 घंटे एक सरीका रहना चाहिए या नहीं? जैसे घुटने में अगर तेल कम हो गया या हड्डी घिस गई है तो दर्द एक समान होना चाहिए कि नहीं? अगर गादी खिसक गई है तो दर्द एक जैसा रहना चाहिए कि नहीं? क्योंकि गादी तो दबी हुई है, खिसक गई है, या नस दबी हुई है, तो आपका 24 घंटे दर्द एक समान होना चाहिए ना। लेकिन आपको 24 घंटा दर्द एक समान नहीं होता है, कभी तो ज्यादा होता है, कभी कम होता है। अभी ठंडी में दर्द बढ़ जाता है, बारिश में दर्द बढ़ जाता है, पेट साफ नहीं हुआ तो दर्द बढ़ जाता है, खट्टा खा लिया तो दर्द बढ़ जाता है, तनाव ज्यादा रहा तो दर्द बढ़ जाता है, एक्सर्शन बढ़ गया तो दर्द बढ़ जाता है। होता है या ऐसा? सहमत है आप मेरी बात से? आपने महसूस किया ऐसा कि आपको 24 घंटा, आपको 10 साल से भी तकलीफ है तो 10 साल से आपको 24 घंटा सारे दिन एक जैसा दर्द है क्या? नहीं है ना। कभी तो भी दर्द बढ़ता है, कभी कम होता है, क्यों? क्योंकि जब भी हमें पेट साफ नहीं होता है, गैसेस बढ़ता है, तभी दर्द बढ़ जाता है। अभी आयुर्वेद के हिसाब से ये सारे वात के दर्द है, वायु रोग है। और मॉडर्न मेडिसिन वायु को मानता नहीं, क्योंकि वो एमआरआई में दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सरे में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, वो आपके मन का वहम है, वो वात वित कुछ नहीं होता है, आपकी नस दब गई है। अरे अगर नस दब गई है तो 24 घंटा एक जैसा दर्द क्यों नहीं है? अगर हड्डी बढ़ रही है तो 24 घंटा वो हड्डी नस को दबा रही है। अगर हड्डी नस दब गई है तो 24 घंटे दर्द तो वैसे ही रहना चाहिए। गादी खिसक गई है तो 24 घंटे दर्द एक जैसा रहना चाहिए, तो क्यों नहीं रहता है? समझ रहे मेरी बात को? सहमत है आप मेरे बात से? अगर सहमत है तो एग्री कीजिए, ए कीजिए, ए लिखिए। राइट। तो हमें अगर बीमारी को ठीक करना है तो बीमारी को सारे तरीके से कंट्रोल में करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि दुश्मन को चारों ओर से घेर लेना चाहिए तो दुश्मन कंट्रोल में आता है, तो उसी तरीके से बीमारी को भी चारों ओर से घेरना चाहिए। तो इसके लिए बीमारी को चारों ओर से घेरने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसका होलिस्टिक सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। तो वो होलिस्टिक सॉल्यूशन किस तरीके से हमें मिल सकता है? आप में से कितने लोग ऐसा होलिस्टिक सॉल्यूशन सीखने के लिए इंटरेस्टेड है? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो अगर आपको लॉजिकल लगता है, वो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, वो अगर आपको साइंटिफिक लगता है, तो मैं कुछ चीजें आपको होलिस्टिकली, उसके लिए मैंने एक वर्कशॉप अरेंज किया है जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम वालों के लिए है, कि जिनको गर्दन का या कमर का दर्द है उनके सॉल्यूशंस के लिए। ये लाइफ टाइम के सॉल्यूशन, आप अगर ये सीख लेते हैं तो हमेशा आप अपने आप को हेल्दी, या अपनी तो तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं।
कितने लोगों को ये हेल्दी सॉल्यूशन, अपना बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढने में इंटरेस्ट है? अगर आप इंटरेस्टेड है तो आई लिखिए। अब देखिए, आपने हजारों रुपए अभी तक खर्चा कर लिया है, वो केवल आपने वो आपका आज के इलाज के लिए, आज तकलीफ है, आज आपका इलाज हुआ। कल अगर तकलीफ होती है आपको वापस से खर्चा करना पड़ता है, राइट? लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, अगर वो चीज आपको अगर सीख करके उसका इम्प्लीमेंट करने में अगर आप इंटरेस्टेड है, तो आप इंटरेस्टेड है तो आई लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि सीरियसली कितने लोग अपनी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं अपने खुद के दम पे। देखिए, हमें जैसे इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर होना है ना, उसी तरीके से हमें हेल्थ के मामले में भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। हम डॉक्टर के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आप बताइए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोगों ने कितनी दवाइयां ली थी, लेकिन वो लोग हेल्दी थे। उनको भी बीमारियां आती थी, नहीं आती थी ऐसी नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली वो लोग हेल्दी थे। तो वो क्यों हेल्दी थे? या जो भी लेबर वर्कर है वो लोग क्यों हेल्दी है? आदिवासी लोग, अगर उनको बीमारी आती है तो उनके पास कौन सी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है? हम लोग तो चलो, कोई दिल्ली से, कोई चेन्नई से, बड़े बड़े सिटी में, तो हमारे यहाँ पे तो एम्स है, फोर्टिस है, बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं। तो हम वहाँ पे, और मेडिक्लेम है, तो हम लोग बड़े बड़े अस्पताल में जाकर के भी खर्चा कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में वो हमारी हेल्थ मेंटेन होती है या हमारी बीमारी का मैनेजमेंट है? हम जिसको हेल्थ केयर सिस्टम समझते हैं वर्तमान समय में, जो अस्पताल और जो मेडिकल सिस्टम है, वास्तव में वो हेल्थ केयर सिस्टम है या डिसीज मैनेजमेंट सिस्टम है? आप वहां पे जाकर के बोलिए कि मुझे कमर दर्द ना हो उसके लिए मुझे क्या इलाज करना चाहिए, या मुझे गर्दन दर्द ना हो उसके लिए मैं कौन सी गोली खाऊं? कोई दवाई नहीं है। क्योंकि हमारा इलाज कभी शुरू होता है? बीमारी आने के बाद में। वो लोग क्या बोलेंगे आपको? अगर आपको बीमारी है तो हमारे पास में आइए, हम इसका इलाज करेंगे। आपको बीमारी नहीं है तो आप हमारे पास मत आइए, हमारे पास उसके लिए कोई बात नहीं है। यानी प्रिवेंशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए या वेलनेस के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन शुरू होती है बीमारी आने के बाद में। इसके लिए उसको कहते हैं इलनेस का शास्त्र, बीमारी होने के बाद का शास्त्र। जबकि हम जो सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं वो वेलनेस का शास्त्र है। यानी अगर आपको बीमारी नहीं भी है, सब जो इसमें से जो लोगों को कमर दर्द नहीं है, गर्दन दर्द नहीं है, लेकिन अगर वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो उनको कमर दर्द, गर्दन दर्द होने की संभावना भी कम हो जाएगी। यानी ये हम प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्रिवेंशन या वेलनेस का शास्त्र भी कहते हैं। मैं चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक शेयर करता हूँ। जिन लोगों को भी सीखने में इंटरेस्ट हो तो वही केवल ये ग्रुप का लिंक ज्वाइन करे। बाकी के लोग जो दूसरे ग्रुप में है वहां पे रह सकते हैं, लेकिन जिसको सीखने में इंटरेस्ट है वही केवल ज्वाइन करे। जो होलिस्टिक सॉल्यूशन जानना चाहता है और अपनी बीमारी का इलाज खुद ब खुद करना चाहता है, तो उसके लिए ये वर्कशॉप रहेगा, जिसकी डिटेल में देता हूँ। जिसमें हम एक तो पोस्चर करेक्शन के बारे में, यानी आपका सही पोस्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, सोना चाहिए, आपका कामकाज करने का तरीका कैसे होना चाहिए, ये आपको ये वर्कशॉप में जानकारी मिलेगी। आपकी तकलीफ के अनुसार, यानी गर्दन दर्द के लिए कौन सी योगा और एक्सरसाइज जरूरी है, कौन सा कमर दर्द के लिए योगा और एक्सरसाइज कौन सी जरूरी है, ये बताया जाएगा। न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए और क्या टालना चाहिए। यानी हमें केवल आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन यही पता है, तो ये चीजें तो हमें पता है वो स्ट्रेंथ के लिए या विटामिन के पूर्ति के लिए। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें खाने पीने की जिसकी वजह से हमारी बीमारी बढ़ सकती है, दर्द बढ़ सकता है। तो क्या खाएंगे नहीं तो हम हेल्दी रहेंगे, यानी बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसको हम परहेज कहते हैं, तो वो उसमें बताया जाएगा आपको कि आपको क्या खाना, चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिसको आप, जिससे आपको बार बार दर्द ना हो, आपकी तकलीफ ना बढ़े। किस तरीके से आप अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, आपके तनाव को कम कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसकी वजह से आप अपना खुद का इलाज कर सके, जिसमें एक तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होंगे, जिसमें चाइनीज एक्यूप्रेशर होगा, कोरियन एक्यूप्रेशर होगा, रिफ्लेक्सोलॉजी के कुछ पॉइंट्स होंगे, मर्म चिकित्सा के पॉइंट्स होंगे। यानी ये ऐसी थेरेपी है जिसका इस्तेमाल आप खुद ब खुद कर सकते हैं। मैं अभी कुछ आपको एक दो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बता दूंगा जिसका इलाज आप, इस्तेमाल आप अभी से शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी तकलीफ जल्दी से कंट्रोल में आ जाए, या आपको तकलीफ भी कम हो और आपको विश्वास भी बैठे। उसके अलावा कुछ हर्बल रेमेडीज, यानी कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए, आपका वात कम हो,
उसके अनुसार आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपको कुछ होम रेमेडीज बताई जाएगी जिसमें आपको किस तरीके से आप घर की कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपने दर्द को कम कर सकते हैं, यानी हर बार आपको पेन किलर या अलग अलग दवाइयां खाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सारा सॉल्यूशन आपको इसमें मिलने वाला है, जिसमें गर्दन दर्द का जो वर्कशॉप है उसकी एक्चुअल कीमत जो है वो 999 रुपये है। लेकिन जो लोगों को जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए वो कीमत है 699। तो जिन लोगों को भी ये सॉल्यूशन सीखना है तो ये 3 घंटे का सॉल्यूशन रहेगा, टोटल 2 दिन में 1.5 घंटा। यहाँ पे 3 दिन लिखे हैं लेकिन वो एक्चुअल में 14 और 15 तारीख को है। 1.5 घंटे का पीरियड रहेगा और उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और बाद में आपको गाइडेंस भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप हो गया तो बाद में आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, नहीं, आपको उसके बाद में भी मार्गदर्शन मिलते रहेगा और सबसे बड़ी बात आपके पास में रिकॉर्डिंग रहेगी, यानी आप जिंदगी भर ये चीज का फायदा ले सकते हैं। जो कमर दर्द का सॉल्यूशन है उसके लिए भी 3 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे के 2 सेशन रहेंगे वो। तो वो 17 और 19 तारीख को रहेंगे, यहाँ पे डेट का करेक्शन करना है वो। तो इसमें ये भी 3 घंटे का सेशन है और जिसका वास्तविक कीमत 999 है, लेकिन वेबिनार के लिए 702 है। लेकिन जिन लोगों को दोनों भी तकलीफ जाननी है, सीखनी है, दोनों भी तकलीफ है या दोनों के सॉल्यूशन जानने हैं, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। तो आप में से कितने लोगों को स्पेशल ऑफर जानने में इंटरेस्ट है? अब आप मुझे एक बात पहले तो ये बताइए कि आपको, आपने जो भी गर्दन दर्द कमर दर्द के डॉक्टर को दिखाया, 500 रुपये आपके कंसल्टेशन चार्जेस लगे, उसके बाद में एक्सरे MRI के वो सब अलग से। लेकिन ये खर्चे में आपको डॉक्टर ने 10-15 मिनट जो भी आपको एक्सप्लेन किया, अभी दूसरी बार आप जाएंगे, दूसरी बार आपको खर्चा लगेगा, राइट? यहाँ पे आप बताइए 3 घंटे में ये सारी चीजें आपको 3 घंटे तक सीखने को मिलने वाली है, और वो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर के द्वारा। मेरा ये जो 27 साल का तजुर्बा है, जहाँ पे मेरे यहाँ पे ज्यादातर यही पेशेंट आते हैं, मैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर वगैरह करता हूँ तो यही सारे पेशेंट्स आते हैं। तो उन सबका यही सब थेरेपी से जो फायदा होता है वो मेरा एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपको 3 घंटे तक एक प्रॉब्लम के बारे में अगर आपका सॉल्यूशन मिल रहा है, और उसमें भी अगर आपको जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है जिसका एक्चुअल कीमत 1401 रुपये होता है, लेकिन कॉम्बो ऑफर में वो केवल 999 यानी 999 में आपको गर्दन दर्द का भी सॉल्यूशन सीखने को मिलेगा, आपको कमर दर्द का भी होलिस्टिक सॉल्यूशन सीखने को मिलेगा। यानी अगर एक प्रॉब्लम भी अगर आप पकड़ते तो 500 रुपये का एवरेज हुआ, यानी डॉक्टर के एक कंसल्टेशन चार्जेस में आपको जिंदगी भर का सॉल्यूशन सीखने का मौका मिलेगा। और ये केवल आपके लिए नहीं, आप कोई भी सीख लो तो आपके अपने घर वालों के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ जो लोग आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ही है। बाकी रेगुलर चार्जेस 699 और 702 ही रहेंगे। तो ये जीपे नंबर है और QR कोड है। तो यस, या साइटिका वगैरह के लिए भी जो योगा एक्सरसाइज होगी वो सब वेबिनार में सिखाई जाएगी। यहाँ पे 1 घंटे में ये सारी चीजें नहीं हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपको सॉल्यूशन किस तरीके से ढूंढना है। आप इतने साल से परेशान क्यों है? क्योंकि आपकी जड़ को इलाज नहीं दिया जाता, आपकी बीमारी की जो जड़ है उसको इलाज नहीं मिलता है। तो अगर बीमारी की जड़ को इलाज करना है तो थोड़ा बहुत आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि डॉक्टर आपका इलाज करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, तो अगर ऐसा होता तो 8-10 साल 15 साल नहीं लगते थे आपकी बीमारी को ठीक होने के लिए। तो कुछ चीजें आपको सीखनी जरूरी है, आप खुद सीखते हैं तो आप अपना इलाज अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और ये केवल आपको अभी के लिए नहीं काम में आएगा, लेकिन आने वाले समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए, वेलनेस के लिए, दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए भी ये काम में आएगा, अपने घर वालों के लिए भी काम में आएगा। जबकि आप कोई भी दवाई गोली लेते हैं तो वो केवल आपको ही लागू होती है, आपके फैमिली मेंबर को वापस से अलग से ही डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, अलग से खर्चा करना पड़ता है। जबकि ये जो चीजें आप सीखेंगे वो आपको भी काम में आएगी, आपके फैमिली मेंबर को भी काम में आएगी, आप जिसको भी गाइड करना चाहे उसको कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको और आपके फैमिली मेंबर को तो ये काम में आएगी। वैसे तो हम लोग होटल में चले जाते हैं, 1000-2000 रुपया खर्चा कर लेते हैं, पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, उसमें 200-500 रुपया, मॉल में चले जाते हैं, मल्टीप्लेक्स थिएटर में जाते हैं, कितना खर्चा कर लेते हैं।
लेकिन जब हेल्थ के बारे में बात आती है तभी हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं। लेकिन अगर अचानक से हमें तकलीफ हो जाती है और फिर डॉक्टर बोले नहीं आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आपको एमआरआई निकालना पड़ेगा, आपको ट्रैक्शन लगा के 5 दिन हॉस्पिटल में आराम करना पड़ेगा, तो हम तुरंत से 50,000 रुपये भी खर्चा करना पड़े तो कर डालते हैं। तो ये ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कि लोग जो हैं वो छोटा छोटा खर्चा करने से कतराते हैं, लेकिन बाद में बड़ा खर्चा एकदम से कर लेना पड़ता है, तो फिर बाद में कहीं से भी उधारी करके भी वो खर्चा कर लेते हैं। तो सयाना इंसान वो है कि जो प्रिवेंशन के ऊपर काम करे। बीमारी आने के बाद में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो लोग बीमार हैं उन्होंने तो ये इसका इलाज डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा तकलीफ में ना आए, क्योंकि ऑपरेशन ही इसका इलाज एलोपैथी में है। इसके बाद में कमर दर्द के लिए स्लिप डिस्क अगर होता है या गादी कमर का ज्यादा तकलीफ होता है तो ट्रैक्शन और फिजियोथेरेपी के बाद में वो ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। लेकिन ऑपरेशन ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, वो टाइम बिंग रिलीफ है। क्योंकि जो आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट करेंगे, बाकी की हड्डी के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो उसको भी तकलीफ हो सकती है। हमारे कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका सर्जरी करने के बाद में भी वो लोग अभी भी तकलीफ लेकर के आते हैं कि अभी भी हमारे पैर में झुंझुनाहट है, या तो दर्द होता है, या तो अभी भी कमर में तकलीफ होती ही है। कई सारे लोगों ने, आपने भी आपके रिश्तेदारों को वगैरह आप पूछे होंगे, मिले होंगे, तो आपको पता चला होगा कई सारे लोग ऐसा कहते होंगे कि सर्जरी करने के बाद में भी मेरी तकलीफ कम नहीं हुई, क्योंकि बीमारी की जड़ को ठीक नहीं किया ना। जब तक जड़ को ठीक नहीं करेंगे बीमारी ठीक नहीं होगी। तो जो लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लोअर बैक पेन है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, तो वो लोग ने जरूर से ये सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि आपका बैठने उठने का तरीका कैसा होना चाहिए, कौन सी योगा एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी जिससे आपका जॉइंट मजबूत हो, आपकी तकलीफ कम हो। खाने पीने में क्या परहेज रखना जरूरी होता है जिसकी वजह से आपकी तकलीफ बढ़ती है, क्योंकि इतने सालों से हमें अगर दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे हमारी भी कुछ गलतियां होती होगी, खाने पीने में, कुछ रहन सहन में, तो वो सुधारना जरूरी होता है। तो वो आप जब तक नहीं सुधारेंगे आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। तो आपको उसके बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, मर्मा थेरेपी, मर्मा भी जैसे एक्यूप्रेशर होता है वैसे हम लोग कहते हैं ना मर्म स्थान पे घाव करना, तो ये मर्मा एक्यूप्रेशर के जैसे प्राण बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट करके बीमारी को ठीक किया जाता है। आपने अगर इंडियन पिक्चर देखा होगा कमल हासन का, तो उसमें वो पंच मारता है कुछ खास पॉइंट्स के ऊपर, तो जैसे हम लोग मार्शल आर्ट या जूडो कराटे में देखते हैं, तो वो मर्मा पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर चोट लगने से तकलीफ होती है, बीमारी आती है या मौत भी हो सकती है, और वो पॉइंट्स के ऊपर मसाज किया जाए या उसका इलाज किया जाए तो बीमारी ठीक भी हो सकती है, तो उसको मर्मा थेरेपी कहते हैं, मर्म चिकित्सा। तो वो जो मर्म स्थान पे घाव करना, ये जो हम लोग वो कहावत यूज करते हैं वो मर्म थेरेपी से रिलेटेड है, जो कि इंडियन मार्शल आर्ट है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा की वजह से वो ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। लेकिन वही चीज को बाद में चाइनीज और जापानीज लोगों ने मार्शल आर्ट, जूडो कराटे और एक्यूप्रेशर के रूप में दुनिया के सामने रखा। तो ऐसा रख कहने को जाएंगे तो एक्यूप्रेशर की जननी मर्म थेरेपी है। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स आपको बीमारी से रिलेटेड जो है वो पॉइंट बताए जाएंगे। तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन रहेगा नेक और लोअर बैक के लिए। आप में से कितने लोगों को सही मायने में इंटरेस्ट है सॉल्यूशन के लिए, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये अगर पेमेंट कर लेते हैं तो आपको वो मेन ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जहाँ पे ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो जिनको भी सीखने में इंटरेस्ट है और अपना प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में इंटरेस्ट है, तो वो लोग ने जरूर से ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। ये कोई इतना बड़ा महंगा सौदा नहीं है। आपको एक डॉक्टर का एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है। आज अगर सपोज मेरा एक कंसल्टेशन चार्जेस, मेरा अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, तो यही सारी चीजें मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपको शेयर करता हूँ, तो 1,000 रुपीज उसका कंसल्टेशन होता है। लेकिन वो तो वो टाइम के लिए हो गया, दूसरी बार प्रॉब्लम के लिए दूसरी बार आपको कंसल्टेशन चार्जेस भरने पड़ते हैं। तो यही चीज होती है। लेकिन यहाँ पे मैं उससे भी कम कीमत में आपको 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूँ, जो कि आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है, जिसका रिकॉर्डिंग आपके पास में रहेगा, जो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड कुछ समझ में ना आए, कुछ ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ बात करनी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
तो आपको गाइडेंस भी मिलने वाला है। तो ये इतना कोई महंगा सौदा नहीं है। और अगर आपको टाइमिंग, अगर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जानने हैं, तो अभी मेरा 9 बजे का सेशन है, जिसमें नेक बैक के अलावा भी बाकी के पॉइंट्स भी आपको जानने को मिलेंगे, गर्दन या मतलब घुटने के लिए या सर दर्द के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट सीख करके कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होती है। जिनको ट्रीटमेंट करनी है, सॉल्यूशन चाहिए, तो प्रॉपरली कीजिए, तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वरना केवल वो पेन किलर जैसा काम करेगा। आपने केवल पॉइंट दबाया, आपको अच्छा लगा, पॉइंट का प्रभाव था, तब तक अच्छा लगा, वापस शिकायत शुरू। क्योंकि हमने खाने पीने में क्या बदलाव करना है ये नहीं सीखा है, हमारे बैठने उठने का तरीका हमने नहीं सीखा है, कौन सी योगा एक्सरसाइज करनी है ये हमें पता नहीं है, हमारा मेंटल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीजें भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यही सारी वजह बीमारी की जड़ है। और जब तक आप बीमारी की जड़ को नहीं समझेंगे, जब तक आप बीमारी की जड़ को इलाज नहीं करेंगे, तब तक आपको बीमारी ठीक नहीं हो सकती। राइट। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। जिन लोगों को वाकई में सीरियसली अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, वो लोग ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी केवल जिनको जानकारी चाहिए और अपनी जो जिंदगी चल रही है उससे खुश हैं, डॉक्टर के पास जा करके इलाज करके वो लोग अगर खुश है, तो फिर वैसा कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे भी लोग, ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो डॉक्टर्स के घर भरते हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, ये सबका इकोनॉमी चलता है। अगर सभी लोग अपना इलाज खुद कर लेंगे, तो फिर उन लोग का क्या होगा, दवाई बेचने वालों का क्या होगा, दवाई बनाने वाले का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, डॉक्टर का क्या होगा। तो उन लोगों की लाइफ को मेंटेन करना है, उनकी लग्जरी को मेंटेन करना है, तो उसमें हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, और अगर हम हमारी लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। चॉइस हमारी है, निर्णय हमें लेना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो अगर किसी के कोई क्वेरी ना हो, वर्कशॉप से रिलेटेड कोई जानकारी अगर चाहिए होगी, इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको कोई क्वेरी होगी तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सर डेट्स कळतील का? म्हणजे माझं लक्षात नाही आलं डेट्स कधी आहे आपल्या. एक मिनट। आप चैट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो जो बाकी के कई सारे माइक ओपन है, किसी को क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा या हैंड रेज करिए, तो मैं उनका माइक ओपन करता हूँ। है किसी को क्वेरी कोई? ठीक है। दोनों वर्कशॉप की डेट जो है, एक 14-15 है, और 17 और 19। यहाँ पे मैंने डेट जो लिखी है उसमें थोड़ा करेक्शन है। 14-15 सैटरडे संडे है, 14 और 15 सितंबर। तो ये मोस्टली रात को 9 से 10:30 का सेशन रहेगा, यानी सारे वर्किंग लोग भी काम से फ्री हो जाए। और वैसे भी वो सैटरडे संडे है, 14-15 सितंबर। यहाँ पे जो 12-14 लिखा है, तो 12 नहीं है लेकिन 14-15 है। और उसके बाद में 17 और 19, यानी मंगलवार और गुरुवार को रात को 9 से 10:30, यानी ये 4 दिन में ये 6 घंटे का सेशन होगा। पहले नेक का होगा 14 और 15 को, 17 और 19 को कमर दर्द के लिए रहेगा। 9 to 10:30 का सेशन रहेगा। और रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। अगर आपका कुछ छूट जाता है या तो आपको फिर से रिवाइज करना हो, देखना हो, तो आप वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और आपको गाइडेंस भी मिलते रहेगा। तो ये 14, 15, 17 और 19 सितंबर, ये उसके डेट है। तो जो लोगों को ज्वाइन होना है वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं।
तो मेरी ये कोशिश थी कि बीमारी की वजह क्या है, किस तरीके से बीमारी होती है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाना। तो इसके हिसाब से ये एक वेबिनार मैंने अरेंज किया था, ताकि जिन लोगों को तकलीफ है उनको पता चले कि उनकी बीमारियां इतने सालों के बावजूद भी ठीक क्यों नहीं हो रही है, 10-15 साल क्यों लगते हैं बीमारी को ठीक होने के लिए। क्योंकि उसकी जड़ को इलाज नहीं दिया जाता, या जड़ का इलाज नहीं होता। और पेशेंट का खुद का जो रोल है वो पेशेंट को पता नहीं है। पेशेंट को ही पता नहीं है कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। तो पेशेंट वो हिसाब से फॉलो नहीं करता है, और उसी की वजह से तकलीफ बढ़ती जाती है। तो जिनको भी ये सॉल्यूशन चाहिए, या मंजरी जी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो चैट बॉक्स में मैंने डाला है, तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी पेमेंट डिटेल्स वगैरह आएगी। तो आप उसको पे करके वहां पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, और कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोगों ने आपका कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में जानना है, वो लोग 9 बजे का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दर्द के लिए कुछ पॉइंट्स उसमें जानकारी मिलेगी आपको। और जिन लोगों को सॉल्यूशन नेक और बैक के लिए चाहिए, वो लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। सब सभी लोगों को शुभकामनाएं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।